Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study political science, contemporary of world politics. अपनी book का name and the second chapter, the end of bipolarity. अब end of bipolarity तो बड़ा कोल्ड वार वाले इसके लेसन के अंदर हमने पहले स्टडी किया है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार the two countries become the superpower of the world. कौन कौन से थे ये? अमेरिका, that is USA and USSR. तो पहले तो मैं आपको इसके अंदर ये बता देता हूं डिफरेंस कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रशिया और यूएसएसआर को एक समझ जाते हैं. रशिया was the part of the USSR earlier before 1991 से पहले रशिया यूएसएसआर का पार्ट था. और इसको रशिया इसलिए बोल देते थे कि बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा पार्ट यूएसएसआर का वो रशिया के डोमिनेशन में था, तो इसको रशिया के नाम से जाना जाता है. लेकिन रशिया और यूएसएसआर के अंदर डिफरेंस है. डिफरेंस जो यूएसएसआर है ये 15 रिपब्लिक से मिलकर के यूएसएसआर बना है. जैसे कि आपका उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, अजरबैजान, आर्मेनिया, तो ऐसे करके 15 जो स्टेट्स हैं उनसे मिलकर के ये यूएसएसआर बना है. तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो वर्ल्ड के अंदर टू कंट्रीज बिकम द सुपर पावर, यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसको कि हम जनरली रशिया भी कह देते हैं. तो जब ये सुपर पावर बन गए तो दोनों के कंट्रीज के बीच में एक बहुत ज्यादा राइवलरीज क्रिएट हो गई. तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी चीज को स्टडी करेंगे कि जो यूएसएसआर किस तरह से सुपर पावर बना और आफ्टर 91 ये क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ. तो लेट्स वी स्टार्ट. व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम. तो ये सोवियत यूएसएसआर 1917 के बाद में रशिया के अंदर 1917 के अंदर रिवॉल्यूशन हुई थी. सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के नाम से उसको जाना जाता है. और उसके बाद में यूएसएसआर एग्जिस्टेंस के अंदर आया था और इसके जो लीडर्स थे रिवॉल्यूशन को जिन्होंने किया था वो सोशलिज्म के आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे और कैपिटलिज्म का अपोज कर रहे थे. यानी सीधा सीधा बोले हम कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का ये लोग अपोज करते थे. तो ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट था इसके अंदर कि यानी ये लोग क्या चाहते थे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए. तो उस बेस के ऊपर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए. तो ये एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश कर दिया जाए और एक ऐसी सोसाइटी बने जो कि इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड हो. तो जो सोवियत सिस्टम था उसके अंदर प्राइवेसी किस चीज को दी गई? इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टी को दिया गया. तो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी. यानी पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम था इसका वो पॉलिटिकल सिस्टम किसके आगे पीछे चला? कम्युनिस्ट पार्टी. और ये कम्युनिस्ट स्टेट बना. अब बेटे कम्युनिस्ट जो स्टेट्स हैं उनके अंदर only the communist party is allowed to contest the election and no other political party is allowed to contest the election. only और only केवल एक पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, that is कम्युनिस्ट पार्टी. तो गवर्नमेंट भी हमेशा किसकी बनेगी? कम्युनिस्ट की बनेगी. तो यहां पे यही कह रहा कि and no other political party और opposition was allowed. तो इकोनॉमी जो प्लान थी वहां पे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को जो प्लान किया गया था किसके बेस के ऊपर था? वो स्टेट. तो मैं यहां पर एक चीज को और क्लियर कर देता हूं कि स्टेट का मतलब यहां पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम कंट्री से लेते हैं.
तो उस कंट्री के थ्रू इस इकोनॉमी को पूरा प्लान किया गया था। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, अपने ग्रुप बनाया था जिसको कि नाटो के नाम से, NATO नाटो के नाम से जानते हैं। तो उसके रेस्पॉन्ड में रशिया ने भी अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम दिया गया वार्साई पैक्ट के नाम से, यानी दिया गया, उसका नाम था सोशलिस्ट ब्लॉक और रशिया उसका लीडर बन गया। अब इस ग्रुप के अंदर कौन से कंट्रीज थे? वो कंट्रीज थे जो कि यूएसएसआर से के अंदर या उसके आसपास के जो कंट्रीज थे, वो कंट्रीज जो कि पहले उनके ऊपर फासिस्ट गवर्नमेंट का जो रूल चल रहा था और फासिस्ट गवर्नमेंट से वो लिबरेट हो गए थे, यानी इंडिपेंडेंट हो गए थे, वो ऐसे कंट्रीज सीधे सीधे यूएसएसआर के ब्लॉक के अंदर आ गए और उस ब्लॉक का क्या नाम दिया गया? वार्साई पैक्ट या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक। और रशिया उसका, यानी यूएसएसआर उसका लीडर बन गया। तो सोवियत यूनियन एक ग्रेट पावर के रूप में सामने आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। अब पावर के लिए आपको आगे बढ़ाना है तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बेटा उस समय पर रशिया की जो इकोनॉमी थी, यानी यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी, अमेरिका यूएस के आलम को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में सेकंड नंबर की सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी थी। अब इसकी इकोनॉमी सब हाईएस्ट क्यों थी? तो उसके पीछे भी रीजन था कि वहां पर वास्ट अमाउंट के अंदर एनर्जी रिसोर्सेस थे। अब एनर्जी कौन से? ऑयल, आयरन एंड स्टील और मशीनरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और ये ऑयल, मशीनरी, इंडस्ट्रीज, ये काफी बड़े एरिया के अंदर फैले हुए थे और रूरल एरिया से भी आए, इनका लिंक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जुड़ा हुआ था। तो जो इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार, एंड मोस्ट जो इंडस्ट्रीज थी वो सब डोमेस्टिक या रशिया की खुद की इंडस्ट्रीज थी, जो एक छोटी सी एक पिन से लेकर के बड़ी बड़ी जो कार वगैरह जो थी या दूसरी जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो खुद बनाते थे। हालांकि रशिया के बारे में कहा जाता था कि भाई ये वेस्टर्न कंट्रीज से अपनी टेक्नोलॉजी को मैच करना चाहता है, लेकिन उसकी क्वालिटी वेस्टर्न कंट्रीज से काफी पीछे थी, उसका कोई मैच नहीं था। तो जो सोवियत स्टेट ने एंश्योर्ड ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन, यानी अपने जो सिटीजन्स को ये विश्वास दिलाया कि हम आपको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी जो चीज़ें, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। कई सारे उसने वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च भी किया, कोई इसी तरह का कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी और स्टेट ऑनरशिप वॉज द डोमिनेंट फ्रॉम द ऑनरशिप फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, यानी आपकी जो लैंड है, आपका इंडस्ट्रीज है, ये सबके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहेगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल एब्लोलिश कर दिया गया। तो सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी, अब ये जो सिस्टम था काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक भी था, ऑथेंटिक भी था और इसकी वजह से लोगों की लाइफ डिफिकल्ट हो गई थी। अब लाइफ डिफिकल्ट का मतलब लोगों के पास में उतने राइट्स नहीं थे जितने कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर थे, क्योंकि ये तो आपका कम्युनिस्ट कंट्री था। तो डेमोक्रेसी के लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी लोगों के पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था, लोगों की आवाज को दबा दिया जाता था और जब लोगों को गुस्सा था वो लोग अपना गुस्सा किसके अंदर? जॉक्स और कार्टून की फॉर्म के अंदर बना करके शो करते थे। अधिकतर जो इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत स्टेट के, अब फील किया जाने लगा कि भाई उसके अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया कि वन पार्टी सिस्टम ही चलता था, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसका पूरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल था
और ये जो गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, दैट इज नॉट अकाउंटेबल टू देयर सिटीजन्स, के लिए वो अकाउंटेबल नहीं थी। अब लोग डिमांड करने लगे कि भाई अलग अलग जो 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स थे इनके, इस चीज़ को लेकर डिमांड करने लगे थे कि हम हमारे इंटरनल अफेयर्स को, कल्चरल अफेयर्स को खुद मैनेज करें। तो उनकी इस डिमांड को भी सब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया गवर्नमेंट ने। तो कहने को तो क्या था कि भाई रशिया जो है, सोवियत यूनियन जो है 15 रिपब्लिक से मिलकर के बना है पेपर के ऊपर तो, लेकिन रियलिटी क्या थी कि रशिया जो एक डोमिनेंट एरिया था, पीपल उस रीजन के अंदर जो रहते थे रशिया के अंदर, वहां पर तो उनका ही बोलबाला था। अदर्स जो रिपब्लिक थे उनकी आवाज को इग्नोर कर दिया जाता था या फिर उनकी डिमांड्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। तो अब बात आती है, ये तो इकोनॉमी वाली बात थी, अब मिलिट्री पावर की बात करें तो आर्म्स रेस के अंदर जो सोवियत यूनियन ने टाइम टू टाइम जैसे जैसे अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को, आर्म्ड वेपन्स को बनाता गया, उसने भी उस टेक्नोलॉजी को काफ़ी हद तक मैच किया था। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि उसने, रशिया ने अमेरिका को वेपन्स के मामले में काफ़ी उससे एक कदम वो आगे था, लेकिन बट एट द ग्रेट कॉस्ट, यानी उसको अपनी इकोनॉमी की कॉस्ट के ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना पड़ा था। तो जो सोवियत यूनियन था वो टेक्नोलॉजी के अंदर काफी पीछे था वेस्टर्न कंट्रीज से, ट्रांसपोर्टेशन, पावर वगैरह के अंदर। तो यहां पर ही इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन, द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1990 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। तो यहां पर ही कह रहा है कि भाई ये उस चीज से तो पीछे ही था, अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो लोगों की जो एस्पिरेशन थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। अब उसके बाद में 1979 के अंदर ये सिस्टम और भी ज्यादा कमजोर हो गया जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर गया। हालांकि तनख्वाहें जो सीरियस है, सैलरी वगैरह बढ़ रही थी, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड द डेट ऑफ द वेस्ट, तो लेकिन वेस्टर्न कंट्री से ये सारी चीजें काफी ज्यादा पीछे थी। तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई, फूड जैसा आइटम को इनको इंपोर्ट करना पड़ रहा था, लगातार वो बढ़ता जा रहा था इंपोर्ट। तो सोवियत इकोनॉमी एक तरह से 1970 के बाद में या तो गिरना शुरू हो गई थी या फिर अपनी एक जगह जड़ करके जम करके रह गई थी, यानी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब गोर्बाचोव जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, आगे जाकर के प्रेसिडेंट बने रशिया के, उनके टाइम पर ही रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ। कैसे हुआ? तो मिखाइल गोर्बाचोव जो कि जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के 1985 में, उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स करने की सोची। एक चीज और क्लियर इस चीज को कर देता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन होता है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होगा वो ही रशिया का, यूएसएसआर का प्रेसिडेंट होगा। तो उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स करने का सोचा। तो रिफॉर्म्स वर जरूरी माना गया कि यूएसएसआर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन के अंदर अगर हमें वेस्ट से मुकाबला करना है तो इनको अंदर रिफॉर्म लाना पड़ेगा। तो गोर्बाचोव का जो डिसीजन था वो क्या था कि वेस्ट के साथ में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ में हम हमारे रिलेशन को नॉर्मल करें और डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन हैड सम अदर इफेक्ट्स दैट नीदर ही और नॉर एनीवन एज इंटेंडेड और एंटिसिपेटेड। तो जो दूसरे जो लोग थे उन्होंने भी उनके इस डिसीजन को जो उन्होंने लिया था ये रिफॉर्म करने का, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ना ही उसके बारे में सोचा था। जो लोग जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के पहले जो कि सोवियत ब्लॉक के पार्ट थे वो भी है जो अपनी गवर्नमेंट का अपोज करने लगे,
यानी जो कंट्री अर्लियर बिफोर द सोवियत ब्लॉक, अब देख रहा है ये सोवियत ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, यूएसएसआर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सोवियत ब्लॉक में वही कंट्रीज थे जो कंट्री कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे थे। तो उस ब्लॉक के बेस के ऊपर उन कंट्रीज के अंदर भी वहां के लोग अपनी गवर्नमेंट का अपोज करने लगे थे। तो अनलाइक इन द पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर गोर्बाचोव, अब पास्ट के अंदर जैसे गोर्बाचोव जो है अपनी रिफॉर्म्स करना चाहते थे, जो गोर्बाचोव से जो पहले की गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट भी जिन कंट्रीज के अंदर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उनका सपोर्ट करती थी। जस्ट लाइक जैसे कि एग्जांपल अपन ले लेते हैं पोलैंड का, तो वहां पर भी वो गवर्नमेंट कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता था रशिया से, जिन जिन कंट्रीज में थी। लेकिन गोर्बाचोव के टाइम के ऊपर कोई रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी, तो उन कंट्रीज में जहां पर कि ऑलरेडी कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उन कंट्रीज से भी इनको सपोर्ट नहीं मिला था, उन कंट्रीज को भी इसका सपोर्ट नहीं मिला जब वहां पर डिस्टरबेंस हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट थे वो तेजी से है जो क्या बोलते हैं एस्केलेट हुए, क्राइसिस विद इन द यूएसएसआर, जिससे कि क्या हुआ, ये डिसइंटीग्रेशन हुआ। गोर्बाचोव इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। अब उसकी पॉलिसी क्या थी कि भाई हम ये जो रिफॉर्म्स करेंगे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिक कंट्री एस्टेब्लिश करें। लेकिन उनकी इस पॉलिसी का कम्युनिस्ट पार्टी के जो अंदर लीडर थे उन्होंने ही उसका अपोज कर दिया था। फिर फाइनली 1991 के अंदर एक मिलिट्री कूप, तख्ता पलट टाइप हो गया, जिसको कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टरपंथी थे उन्होंने एनकरेज किया। तो द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब जैसे तख्ता पलट हुआ तो पीपल को फ्रीडम मिल गई, और वो भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर पुराने टाइप की जो गवर्नमेंट है वो रन करे। अब येल्त्सिन जो कि एक बहुत बड़े नेशनल लीडर के रूप में सामने आए थे, जो कि इस ग्रुप को अपोज कर रहे थे। रशियन रिपब्लिक जहां पर कि येल्त्सिन जीते थे पॉपुलर इलेक्शन के अंदर, वहां पर पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो गया, यानी गवर्नमेंट का ही पूरा कंट्रोल रहा। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक, यानी जो पहले यूएसएसआर के पास में सारी पावर थी वो पावर अब शिफ्ट होकर के किधर हो गई, जो रिपब्लिक्स यानी 15 रिपब्लिक्स के पास में अलग अलग पावर आ गई थी। तो स्पेशली इन द मोर यूरोपनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, तो विच saw themselves as sovereign state। अब ये कंट्रीज भी अपने आप को सॉवरन स्टेट यानी इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में देखने लगे। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। तो जो एशिया के अंदर जो इसका पार्ट था उसके जो रिपब्लिक थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट तो नहीं करना चाहते थे और सोवियत फेडरेशन का ही पार्ट बने रहना चाहते थे। तो दिसंबर 91 के अंदर येल्त्सिन की लीडरशिप के अंदर रशिया में, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये 3 मेजर रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के। जो मैंने कहा ना आपको कि 15 रिपब्लिक से मिलकर के यूएसएसआर बना था, उसके अंदर 15 में से 3 है ये रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये 3 मेजर रिपब्लिक से इन्होंने अपने आप को यूएसएसआर से अलग डिक्लेयर कर दिया। तो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैन, तो और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वहां पर उसको बैन कर दिया गया। और इन कंट्रीज के अंदर अब जहां पर कैपिटलिज्म का पहले अपोज किया जाता था, डेमोक्रेसी का अपोज किया जाता था, इन दोनों को पोस्ट सोवियत रिपब्लिक यानी 91 के बाद में ये दोनों पॉलिसीज को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स came as a surprise to the other republic, especially to the Central Asian one।
अब जैसे ही ये जो क्या बोलते हैं डिक्लेयर हुआ कि यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, कॉमनवेल्थ और CIS जिसका फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, अब ये जो दूसरी रिपब्लिक और ये सामने आए थे स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन के अंदर, द एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक वाज एन इशू दैट वाज क्विकली सॉल्व बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द CIS। अब यहाँ पर जो मेंबर्स इससे अलग हुए थे उनके इश्यूज को भी CIS ने सोल्व कर दिया था और रशिया को क्या एक्सेप्ट कर लिया गया, सक्सीजर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी यूएसएसआर को लीड कौन करेगा, रशिया करेगा। और इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द US सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर सोवियत यानी UN के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इनकी परमानेंट सीट थी उसको रिप्रेजेंट का राइट किसको मिल गया, रशिया को मिला। तो रशिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज अ सक्सीजर ऑफ द स्टेट of the Soviet Union. It inherited the Soviet seat in the UN Security Council. Russia accepted as all the international territories and commitment of the Soviet Union. अब USSR ने जो भी कमिटमेंट या वो सब कर रखे थे दूसरे कंट्रीज के साथ में, उनको भी इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था और उसी को लेकर के आगे बढ़ा था। तो इट took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. The old Soviet Union was thus dead and buried. तो यानी रशिया जो था एक अकेला अपना एक ऐसा कंट्री था USSR का जिसके पास में सेंट्रल बेसिस के ऊपर UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट थी, एक अकेला न्यूक्लियर पावर कंट्री था और इसने जो क्या बोलते हैं रशिया के साथ, रशिया और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर के एक कॉम्प्रोमाइज किया या फिर कह सकते हैं यूएस के साथ में इसलिए कॉम्प्रोमाइज किया कि हम न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्मामेंट करेंगे, मतलब न्यूक्लियर वेपन को हम खत्म करेंगे, इससे ज़्यादा हम न्यूक्लियर वेपन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये पुराने स्टाइल की जो सोवियत यूनियन जो गवर्नमेंट थी वो एक तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, यानी क्या रीजन थे, वो मैं अगले क्लास के अंदर आपको बताऊंगा।